Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Bhanupriya, your teacher for the specialization course of Supervisor Post. And students, आज हम आपको ये थोड़ा बताना चाहते हैं दैट हमारी जो रिविजन्स का शेड्यूल चल रहा है वो थोड़ा सा ऑल्टरेशन, थोड़ा सा चेंजेस उसमें हुए हैं बिकॉज ऑफ ईद थी, बीच में 1-2 छुट्टियां थी, तो उसकी वजह से बच्चे हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे थे। तो कुछ क्लासेस हमने आपके लिए रिकॉर्डेड भी अपलोड की हैं। एंड आज का मेरा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का है, दैट इज़ यूनिट नंबर 4 का टॉपिक, दैट इज़ इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जब हमने ये टॉपिक अपने मेन चैप्टर में पढ़ा था तब भी हमें बड़ी एंग्जाइटी थी इसकी दैट what is going to be into this topic, but very easily we understood that social development क्या होती है, क्या different criteria होते हैं उसको measure करने के, क्या indexes हैं और किन different levels पर हम किसी भी सोसाइटी की, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसको मेजर करते हैं या उसको देखते हैं दैट वेदर द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, कि सही में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी टॉपिक की आज हमने रिविज़न करनी है, विच इज़ a topic from your unit number 4. So students, once again welcome you all to our revision series. जो students हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, it is for their information that we have a complete course uploaded on the JK Exam Cracker app and the courses are available into 2 variants. 2 तरह के courses हमने इस पोस्ट के लिए आपके लिए बनाए हैं। एक कोर्स जो है that is complete फॉर दी कंप्लीट 120 मार्क्स का जितना भी सिलेबस है, जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग, एवरीथिंग, और साथ में ही आपका 60 मार्क्स का जो स्पेशलाइजेशन है। एंड द सेकेंड टाइप और द वेरिएंट ऑफ द कोर्स, उसका छोटा वर्जन, छोटा पैकेट हमने आपके लिए बनाया था जो कि सिर्फ स्पेशलाइजेशन कोर्स है फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज जिनका जीएस पार्ट के लिए, जिनको हेल्प नहीं चाहिए। सो ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइसेस फॉर यू ऑल, and you can download the app and you can visit the course details and purchase it even now, because there is yet some time or like a good amount of time to prepare for this very exam. ठीक है, तो आज का हमारा हम टॉपिक शुरू करते हैं which is indicators of social development. तो जैसे कि हमारी ये क्विक सीरीज़ चल रही हैं, हम बिगिनिंग में हम जो भी हमारा आज का टॉपिक होता है, पर्टिकुलर टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं अपने मेन नोट्स में से। उसका क्रक्स या शॉर्ट हमने बनाया होता है आपके लिए, उसके कीवर्ड्स और उसके हम फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स के थ्रू हम अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी प्रैक्टिस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दैट वेरी टॉपिक। सो उससे आपका टॉपिक्स ब्रशअप भी हो रहे हैं, रिविजन्स भी हो रही हैं, एज वेल एज हमारे MCQs की प्रैक्टिस भी हो रही है। और फिर अभी स्टूडेंट्स जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने के साथ साथ MCQs की प्रैक्टिस इज़ द की। यही राज होने वाला है उन बच्चों का जो सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। वी विश कि ये 201 पोस्ट जो हैं वो हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्रैक करें। क्यों? वो अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तो तभी पहले हमने स्ट्रैटेजिकली आपका पूरा सिलेबस कवर किया, अब हमने स्टडी भी कर लिया, लेकिन अब हमने उसको जाके तो हमने मेहनत करनी है और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को सही यूज़ करना है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल फॉर दिस वेरी पोस्ट एंड ऑल्सो देर आर मॉक टेस्ट सीरीज़। मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन हमारी ऐप पर चल रहे हैं। सो डू नॉट लूज़ एनी मोर टाइम एंड गो अहेड। ओके, सो इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब अगर हम बात करें तो देर आर डिफरेंट एफ़र्ट्स, है ना, सरकारें बहुत सारे एफ़र्ट्स डालती हैं, बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं कि लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव हो। तो इनको हम कैसे मेजर करते हैं? देखिए कि किसी की लाइफ को तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन सोशल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उनके इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। जैसे हम कहते हैं कि कोई सोसाइटी अच्छी हम तब मानेंगे अगर वहाँ पे रहने वाले लोगों के हेल्थ अच्छी है, उनको खाना अच्छा है, अगर उनके एजुकेशन है, उनके पास करने के लिए काम है, वो खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमने एक आंकड़े हमने बना दिए ना, कुछ मापदंड, कुछ
स्केल सेट कर दिए। तो जब इन स्केल्स को हम मेजर कर सकते हैं, सो थ्रू दिस वी कैन से दैट हम सोशल डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ इट इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट? कि सोशल डेवलपमेंट जो है उसे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स। डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करके वी कैन मेजर सोशल डेवलपमेंट। कुछ ऐसे ही इंडिकेटर्स को हमने समझना है इस रिवीजन टॉपिक में। ओके, लाइक जीडीपी की बात करें, सबसे बेसिक चीज़ आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की किसी भी कंट्री का क्या जीडीपी है, वहाँ से हम देखते हैं कि लाइक वहाँ के लोगों की इनकम कैसी होगी। अब जैसी इनकम होगी वैसा ही लिविंग स्टैंडर्ड लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री का जीडीपी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। मोर एडवांस मीटर की बात, अगर उससे भी ज़्यादा हम आगे जाए, जीडीपी तो इकोनॉमिक ही हो जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो एचडीआई दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंसिडर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर इंडेक्स माना जाता है टू अंडरस्टैंड दी सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ओके, देयर आर लाइक 3 major things that are included into human development index. First is life expectancy, that कितना किसी कंट्री के लोग या सोसाइटी के लोग जी सकते हैं at the time of their birth, when it is estimated कि अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो लोगों की लाइफ कितनी होगी। 60 साल है, 70 साल है, 75 साल है, तो जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट मीन्स कि उतनी बेहतर कंडीशंस हैं। दूसरा आ जाता है एजुकेशन कैसी है, और तीसरा आ जाता है हमारे पास इनकम जनरेशन या हमारा लाइवलीहुड कैसा है। तो इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इंडेक्स, दैट इज़ एजुकेशन, इनकम और साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों चीज़ें मेजर की जाती हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रैंक्ड, सबसे ऊपर कंट्री कौन सी है दुनिया में? नॉर्वे, फिर आयरलैंड है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स डिस्कस किए जाते हैं, बट इनमें से ये जो 3 हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, एंड दैट इज़ वाई दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच एम्फसाइज्ड इवन व्हेन यूनाइटेड नेशन में अलग अलग समिट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके थ्रू भी कुछ ऐसे टारगेट्स रखे गए हैं। 16 और 17 आई थिंक वी हैव। सो उनमें भी यही चीज़ें हैं कि जिनसे ये 3 मेजर क्राइटेरियाज जो हैं वो इम्प्रूव हो सके। ओके, तो इंडिया के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, डेमोग्राफी जब हम बात करें तो इसमें हम पॉपुलेशन और उसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। तो डेमोग्राफी में क्या आता है? पॉपुलेशन एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम इंडिया में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलस हमारी कंट्री है पूरी दुनिया में, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे उतने ही हैं, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ मोर स्ट्रेस ऑन द रिसोर्सेज, और देयर इज़ समटाइम्स ऑल्सो स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अब बहुत बड़ी बातें ना करते हुए तो हम ज़मीन की ही बात करें तो लोगों के पास ज़मीन कितनी कम अवेलेबल रह गई है, क्योंकि लोग, दुनिया, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स बनते जा रहे हैं, है ना। इसीलिए स्लम डेवलपमेंट है, गरीबी बढ़ रही है, हाइजीन इश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद क्लीन एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है। इतनी पॉपुलेशन है, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दे पाना, हर जगह सब चीज़ों को अवेलेबल करवा पाना। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा टोपोग्राफी ऐसा है, हमारी कंट्री के जो कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बाढ़ बहुत आती है, लोग बहुत आइसोलेटेड है, एंड देयर आर डिफरेंट कल्चर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर बन जाती है टू अंडरस्टैंड दैट हमारे देश की सोशल डेवलपमेंट कैसी है और कैसे की जाए।
पॉपुलेशन और कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किसी भी एरिया की टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एरिया along with the density of the population, density that how many people are living per square kilometer. Okay, it also provides information on the composition of population such as sex ratio कैसा है, एज वाइज सेग्रीगेशन, हमारी पॉपुलेशन में बुज़ुर्ग बूढ़े लोग 60 से ऊपर वाले ज़्यादा हैं या 15 to 55 जो कि अर्निंग लोग होते हैं वो ज़्यादा हैं या बच्चे ज़्यादा हैं। तो 14 to 35 ईयर्स, 35 to 60 ईयर्स, अलग अलग रेंजेस हैं एज की। तो एज वाइज कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्स रेशो कैसी है, विमेन ज़्यादा है या मेन ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, पॉपुलेशन और उसकी कॉम्पोजिशन में। फाइन। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, दूसरा इंडिकेटर क्या होता है डेमोग्राफी का, कि हमारे देश के लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो थ्रू डिफरेंट रिसर्च, थ्रू डिफरेंट मेथड्स सच डेटाज आर कलेक्टेड कि जो मैरिड या एलिजिबल फर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि बच्चे पैदा करने की एलिजिबल एज ग्रुप में चल रहे होते हैं, उनमें से कितने लोग कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं, विच मीन्स दैट पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट तीसरा इंडिकेटर आ जाता है डेमोग्राफी का। व्हाट इज़ TFR? इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमन इन हर लाइफ टाइम इन एन एरिया। किसी एरिया में एक वुमन की पूरी लाइफ टाइम यानी कि उसके मेनआर्क से लेकर मेनोपॉज तक। मेनआर्क होता है जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, मेनोपॉज व्हेन दे स्टॉप, विच मीन्स कि उसका जो फर्टाइल विंडो है लाइफ का, ठीक है, दैट कुड बी मे बी 14 साल से लेकर 45 साल तक या कितना भी, तो उसमें वो कितना एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसे हम TFR कहते हैं। तो TFR कैलकुलेट करने से फ़ायदा क्या होता है या क्या समझ में आता है, दैट कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ and can estimate whether population is growing at a replacement rate। इससे समझ में ये आता है कि जितनी विमेन हैं फर्टाइल वो अपनी जगह और कितनों को रिप्लेस कर रही हैं, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो जिस लेवल पे ग्रो कर रही है उसी पे ग्रो करती रहेगी या कम हो रही है, ओके, या ज़्यादा हो रही है। तो एक रोड मैप बताता है, सिर्फ एक आइडिया इससे हो जाता है, ओके। नाउ हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर्स की टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट कितने साल आप जियोगे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न एंड दे the number of deaths of the children within the first year of their life per 1000 live births, infant mortality होती है। परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, दैट टोटल डिलीवरीज जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने इंस्टीट्यूशंस में डिलीवरी होती है, यानी हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में, घरों में नहीं। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, percentage of people suffering from HIV, AIDS and other life threatening conditions। तो इस तरह की जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो हमारी सोसाइटी या इंडिया की पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में इंडिकेट करते हैं। एजुकेशन अटेनमेंट रेट की बात करें तो एजुकेशन अटेनमेंट रेट कैसा है, अब HDI हमने बात की थी, तो हमने सबसे पहले कहा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपकी हेल्थ इंडिकेटर्स आ जाते हैं। दूसरा हम बात की थी हमने एजुकेशन की, तो एजुकेशन में पहला आ जाता है लिटरेसी रेट, दोज हू कैन रीड एंड राइट। एनरोलमेंट रेट कि स्कूलों में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं। ड्रॉप आउट की अपनी शिक्षा को पूरी करने से पहले ही जो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, दैट कुड बी बिकॉज कि स्कूल दूर हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती आगे पढ़ने के लिए, या फिर उनको घर के ऐसी जिम्मेदारियां हैं, या लड़कों पे अर्निंग की जिम्मेदारी जल्दी पड़ जाती है, मैनी रीजंस। थर्ड, फोर्थ इज़ pupil teacher ratio, how many students are being taught by one teacher, one teacher is teaching how many students, this is student teacher ratio, it could be 1:50 कि एक टीचर 50 पढ़ा रहा है, 1:25 और जितनी भी है। तो ये रेशो जितनी भी है ये हमें बताती है दैट
कैसी क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. फॉर एग्जांपल इफ़ वन टीचर लाइक इफ़ इट विल बी कैलकुलेटेड दैट लेट अस कैलकुलेट कि सरकारी हमारे टीचर्स कितने हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उनकी रेशो निकाल लो. तो उससे पता चलेगा एक टीचर शायद 300 बच्चों के लिए अलॉट होता हो. जैसे हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, जजेस की बात करते हैं, तो वैसा ही प्यूपिल टीचर रेशो निकाला जाता है. ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, दैट हाउ मैनी ईयर्स ऑन एन एवरेज एक बच्चा स्कूल में जाता है, तो कितने साल तक वो जा सकता है. इसीलिए तो ये राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बनाया गया ताकि ये आंकड़े सुधरें. 8वीं तक बच्चों को पास किया ही जाता है, तो इसका मतलब 8वीं तक तो वो पढ़ ही जाएंगे सबके सब, है ना. प्राइमरी सॉरी है ना, ये 8th तक सबकी एजुकेशन होनी ही होनी है. तो ये क्या है कि एक कॉन्शियस एक एफर्ट डाला जा रहा है हमारी एजुकेशन रेट को बढ़ाने के लिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेटर्स, अब ये बात आ जाती है हमारी लाइवलीहुड पे या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम पे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, दैट कितने एडल्ट जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूडेड हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है, टोटल इनकम और ग्रॉस नेशन, पूरा नेशन का जितना इनकम है डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, वो हमारी ग्रॉस नेशन वो हमारी पर कैपिटा इनकम बन जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, how many people who are eligible to get some employment but they do not have any employment. And distribution of the labor force, labor force की distribution कैसी है, whether men and women have equal participation into workforce, या फिर रूरल और अर्बन की बात करें या डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, एरियाज़ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं. ओके, अब टाइप्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स. सोशल इंडिकेटर्स 3 मेन टाइप के होते हैं. दे कुड बी वेलफेयर इंडिकेटर्स, they could be happiness or life satisfaction indicators, or they are descriptive social indicators. ठीक है. अब नॉर्मेटिव वेलफेयर इंडिकेटर्स की वेलफेयर किस तरह से लोगों का किया जा रहा है, क्या क्या एफर्ट्स, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, उसके थ्रू हम देखेंगे कि भाई हमारे पास विमेन के लिए भी स्कीम्स हैं, हमारे पास ओल्ड एज के लिए भी है, डिसेबल्ड पीपल के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, विडोज़ के लिए है, ऑल दैट स्टफ. Satisfaction या happiness, so happiness is also calculated on various scales, अलग अलग स्केल्स पर लोगों से पूछ कर, इंटरव्यूज़ करके पूछा जाता है आप खुश हो नहीं हो, आप कितने बार मतलब है ना घूमने जाते हो, क्या करते हो, क्या करके आपको अच्छा लगता है लेकिन आप क्यों नहीं कर पाते. इस तरह की चीज़ों से देखा जाता है कि लोग अपनी लाइफ में कितने सेटिस्फाइड हैं. एंड डिस्क्रिप्टिव सोशल इंडिकेटर्स आर ऑल्सो देयर. अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में सोशल इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से. एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग. तो ये 6 जो हैं मेन हमारी सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं. सो ये था हमारा रिवीजन इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट टॉपिक का. अब हम इनके कुछ MCQs को रिवाइज करते हैं सो दैट आप लोगों की टोटल प्रैक्टिस हो जाए एंड देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ लूजिंग एनी स्टोन अनटर्न्ड. ओके, हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि आप लोग मतलब है ना एटलीस्ट एक अप्रोच आपको मिले. आप कितने MCQs, कितनी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप रैंडमली कहीं से भी अपने टॉपिक, अपने सिलेबस के परटेनिंग MCQs ढूंढें, है ना. समुद्र है भाई, इतना भंडार भरा है. अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको भानुप्रिया मैम की समझ नहीं आती, आप किसी और मैम का वीडियो ढूंढिए, आप कहीं और से, कहीं गूगल पे किसी बुक से ढूंढिए. अपना क्लियरेंस करना है आपको, अपना आप देखना चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है. अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप आई एम श्योर कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे आप कि जो आप ना करें तो उसकी वजह से आपका कोई मार्क्स रह जाए. तो आपको टॉपिक को क्लियर करना चाहिए और आपको उसको क्या करना है, MCQs की फॉर्म में, उसकी फैक्चुअल, उसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के फॉर्म में उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना चाहिए. तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन विच 3 की डायमेंशंस.
वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लेते हैं। एजुकेशन, इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इनकम। ए ऑप्शन देखते हैं। एजुकेशन है, इनकम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात नहीं है, तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इनकम, इन्वायरमेंट की बात ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं होती, तो बच्चों सीधा सीधा हमें मिल रहा है कि बी। एंड इन एनी वेज इनकम, एजुकेशन, हेल्थ हमने डिस्कस किया, आप सबको पता है, बहुत ही कॉमन, सबसे फेमस ये इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2, द टर्म ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है? ये टर्म जिनको नहीं पता, ये एक सोशोलॉजिकल टर्म भी है, या इन जनरल ऑल्सो ये टर्म यूज़ होती है। दिस टर्म इज़ दैट कैपिटल इज़ समथिंग कि आप उसको यूज़ करके कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हो ना। व्हाट इज़ कैपिटल? जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो या उसके थ्रू आप कुछ जनरेट कर सको, लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अपना कोई काम करवा सकते हो, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? हम जैसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमंस को रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान सिर्फ एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी क्षमताएँ हैं जिनको केटर करना चाहिए। उसकी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अगर उनको ध्यान नहीं दिया जाए तो इंसान अच्छे से अपना काम नहीं करेगा। दैट इज़ वाई सब डिपार्टमेंट्स में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, कि इंसान को पहले दिमाग से सेटिस्फाई रखो, खुश रखो, तभी वो आपके लिए एक अच्छा एम्प्लॉय साबित होगा। तो वैसे ही व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल रेफर टू? इट रेफर्स टू द स्किल्स, knowledge and abilities that individuals possess which can contribute to their economic productivity, the financial assets and wealth of an individual, the social networks and relationships that an individual has, the physical health of an individual। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही वेग है। अगर हम सी की बात करें, सोशल नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स जो उसके किसी इंसान के होते हैं उसे हम उसकी सोशल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि है ना, हम अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने रिलेशंस के थ्रू बहुत सारे, हमें कहते हैं ना भाई अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए, इंसान के काम आते हैं, तो वो हमारी सोशल कैपिटल होती है। फिनेंशियल एसेट्स एंड वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल वो सिंपली हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। बट अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो वो है कि भाई जैसे आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या कोई आप इनकम जनरेट कर सकते हो। सो option A is the answer for question number 2। clear? question 3 पे चलते हैं। which of the following state or UT in India has highest HDI value? तो देश में, हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है? जम्मू एंड कश्मीर, केरला, बिहार और यूपी। तो वेरी फैक्चुअल नॉलेज इट इज़। अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, तो केरला जो है वो सबसे टॉप पर आता है। सो ऑप्शन बी इज़ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज़ यूज्ड टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मतलब अटेन करने के लिए या उनको मेजर करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है? पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसके जो ऑप्शंस हैं दे आर वेरी फ़नी, तो यू डू नॉट, आई मीन कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। TFR या CPR तो है ही नहीं, GDP भी नहीं होता, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूज़ होता है। तो यही हमने अभी रिवाइज भी किया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट मेजर? जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो क्या मेजर करता है, किस चीज़ को नापता है? एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन को तो नहीं करती।
अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब आप सोसाइटी में ऐसे घरों का अवेलेबल होना जो इंसान ख़रीद सके। परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द वर्क फोर्स और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, हाउसिंग भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या मेजर करता है कि कितने लोग वर्क फोर्स में एंगेज्ड हैं। ओके, वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज मेजर्ड बाय द जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है? विमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स, कि विमेन कितनी है वर्क फोर्स में। मेंस एक्सेस टू एजुकेशन, कितने मैन कितने मर्द जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड विमेन इन अ सोसाइटी, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग जेंडर्स। तो इट इज़ ए नहीं है, बी नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग जेंडर्स भी नहीं है। जेंडर पैरिटी क्या मेजर करती है? फेयर ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड विमेन इन अ सोसाइटी। ओके, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 पे देखते हैं। यूएनडीपी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। United Nations Development Program was formed in which year? So it was formed in year 1965. 1965 में इसे बनाया गया था। Question number 8. The Global Peace Index assesses the level of peace in countries worldwide. ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो ये मेजर करता है या ये बताता है, इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड वाइड कैसा पीस सिचुएशन कैसी है, शांति क्रिया कैसी है, कितनी शांति है, कितनी अशांति है। व्हाट फैक्टर्स डज इट कंसिडर इन इट्स इवैल्यूएशन। तो जीपीआई जो है वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये इंडेक्स बनाता है? मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोसाइटल सेफ्टी एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल रिचनेस। पता हो जीपीआई का तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं भी पता हो तो भी हम ऑप्शंस से इस आंसर को अचीव कर सकते हैं। पहला कोई ऑप्शन देखिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो जिसकी ज़्यादा है, या ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर अशांति हो और युद्ध जैसे माहौल हो। जैसे कि अमेरिका की बात करें हम, अगर इंडिया में भी हमारी सब बहुत बड़ी आर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर पीस नहीं है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ या ग्लोबल इन्फ्लुएंस से नहीं पता चल सकता पीस कैसा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल सेफ्टी एंड ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स से पता चलता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन से पीस का कुछ लेना देना नहीं हो सकता। सेम गोज़ फॉर टेक्नोलॉजी। सो स्ट्रेट अवे इसका आंसर बन जाता है कि ऑप्शन नंबर बी, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है कि किसी देश में पॉलिटिक्स सेफली साउंड आराम से चल रही है सरकारें, या सरकार गिर चुकी है और पता नहीं है कि देश कैसे चलाने हैं। सोसाइटल सेफ्टी, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सेफ़ फील करते हैं या नहीं, है ना। बच्चे, औरतें, सब लोग कितना सेफ़ फील करते हैं या सेफ़ हैं, एंड कितने कॉन्फ्लिक्ट्स किसी सोसाइटी में चल रहे हैं। अगर हम गाज़ा फ़लस्तीन की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि वहाँ पीस है? वहाँ पीस नहीं है। वहीं आप अगर कंपेयर करें किसी और देश में जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा तो हम कहेंगे कि दिस इज़ पीस, दैट इज़ नॉट पीस। Question number 9. The Gender Inequality Index is a global indicator which considers 3 dimensions: reproductive health, empowerment and 3 चीज़ें जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है वो कंसिडर करता है। 3 चीज़ें, उनमें से 2 दी हुई हैं, तीसरी हमने बतानी है। तीसरी क्या है? पहली उन्होंने कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है विमेन की, एम्पावरमेंट कैसा है उनका, और तीसरी चीज़ क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और सोशल इक्वालिटी। तो स्टूडेंट्स इट इज़ ए, इट इज़ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। कैसा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कैसा है विमेन का, वो ये तीसरा इंडिकेटर है, ये तीसरा डायमेंशन है
जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स का। इन चीज़ों को याद कर लेना, कहीं पर लिख लेना वन लाइनर अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, सो दैट व्हेन एवर यू रिवाइज आपके पास नोट्स में लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप उनको आँखों से ही यूँ ही गुज़रते हुए पेज को है ना ऐसे ही देखो तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, एंड दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प यू इन द एग्ज़ाम्स। Question 10. What does the literacy rate measure in the context of social development? Social development की बात करें तो literacy rate का क्या मतलब है, या फिर कैसे literacy rate अपना role play करता है? The percentage of population living below the poverty line, the percentage of population aged 15 and above who can read and write, the average number of years a person is expected to live, the rate of unemployment in a country. तो literacy rate को हम क्या कैसे मतलब व्हाट डू वी मीन बाय लिटरेसी रेट? इट इज़ नॉट द अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नॉट कि कितना दिस इज ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितनी देर कोई जिएगा. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट, बट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 15 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट. तो 15 साल से ऊपर की वो पॉपुलेशन जो लिख पढ़ सकती है वो हमारा लिटरेसी रेट मेजर होता है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स मेजर्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ सोसाइटी? इनमें से कौन सा इंडिकेटर किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन की क्वालिटी को मेजर करता है? एनरोलमेंट रेशो, लिटरेसी रेट, टीचर टू स्टूडेंट रेशो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर. कितना स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है ये बताता है कि कैसा होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. एनरोलमेंट रेशो या लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट की अगर बात करें हम तो लिटरेसी रेट तो खाली ये बताता है कि कौन लिख सकता है, कौन पढ़ सकता है. तो कोई अगर किसी को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी आता हो तो उसे भी लिटरेट कहते हैं, बट क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेगा? नहीं. एनरोलमेंट रेशो भी नहीं बता सकता, क्योंकि सिर्फ एनरोल हो जाने से शिक्षा की क्वालिटी कैसी है, किस लेवल का अच्छा पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता नहीं पता चल सकता. इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट रेशो. इफ़ देर आर लाइक एक टीचर को 500 बच्चा अगर आता है हिस्से में पढ़ाने के लिए तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख सकते हो. एट द सेम टाइम इफ़ वन टीचर इज़ टीचिंग 20 और मे बी 25-30 तो हम कहेंगे कि हाँ दिस इज़ अ बेटर यू कैन से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन बताता है? टीचर टू स्टूडेंट रेशो. ऑप्शन इज सी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिकेट अबाउट सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या बताता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ए, बी, सी और डी. अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या इंडिकेट करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसा है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं. तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा. हेल्थ केयर की तो बात ही छोड़िए. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का पता चलता है? इट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी सोसाइटी में हैं. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, नहीं होंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डज द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर? Economic inequality, access to healthcare, gender disparities or deprivation in basic human needs. A, B, C और D. Human poverty index क्या measure करता है? Economic inequality, access to healthcare, gender disparities और deprivation in basic human needs. हम गरीबी की बात कर रहे हैं. गरीबी तो गरीबी की बात करें तो बेसिक ह्यूमन नीड्स की डिप्राइवेशन होती है कि बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती. उसे हम कहते हैं दैट दिस इज़ व्हाट वी कम टू नो और मेजर थ्रू ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. पॉवर्टी, इनइक्वलिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम. ठीक है. क्वेश्चन 14. विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ सोशल इंक्लूजन विद इन अ सोसाइटी?
सोशल इंक्लूजन इनमें से कौन सा इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करता है कि सोशल इंक्लूजन है? इंक्लूजन क्या होता है? दैट मोर सेक्शंस आर पार्टिसिपेटिंग इनटू समथिंग. फॉर एग्जांपल हम फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो जनधन योजना आई. उससे पहले क्या था? दैट a lot of people, especially women and the below poverty line people या working labor जो labor class, working class लोग जो थे, उनको ये आदत नहीं थी कि हमारा बैंक में खाता होना चाहिए. जब आपका बैंक में खाता नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो भी बेनिफिट्स हमें सरकार के थ्रू आने हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट खाते में आने चाहिए, वो नहीं आएंगे क्योंकि आपका बैंक में अकाउंट है ही नहीं. तो ये फिनेंशियल इंक्लूजन का एक ज़रिया था कि जनधन योजना के थ्रू कहा गया कि सबको खाता खुलवाना ही खुलवाना है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इसी को कहते हैं इंक्लूजन, कि कैसे लोगों को किसी चीज़ में इंक्लूड किया जाए. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है. ए गिनी कोफिशिएंट, पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, पार्टिसिपेशन रेट इन सिविक अमेनिटी एक्टिविटीज़ और जीडीपी ग्रोथ रेट. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स इज पार्टिसिपेशन रेट इन सिविक एक्टिविटीज़. सिविक एक्टिविटीज़ यानी कि समाज में होने वाली एक्टिविटीज़ में कितनी पार्टिसिपेशन लोग कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि किसी सोसाइटी में इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भंडारा ही हो रहा है, वहाँ पर हम देखें कि हर कास्ट के लोग आ रहे हैं, हर रिलीजन के लोग आए हैं. देयर इज़ नो लाइक एक्सक्लूजन कि एक्सक्लूसिवली इस बिरादरी, इस जात या इसी धर्म के लोग यहाँ आएंगे, कहीं पे लिखा हुआ से वर्जित नहीं है. तो वो हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लूजन है या इंक्लूजन है. सो कितनी पार्टिसिपेशन कोई लोग उस सोसाइटी के लोग सिविक एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, दैट शोज दैट हाउ मच सोशल इंक्लूजन इज़ देयर. Question 15. Which health indicator provides the average age of a person in a population and indicates how long on an average a person lives in a given area? कौन सा इनमें से इंडिकेटर है जो ये बताता है that एवरेज एज एक पर्टिकुलर बंदे की पॉपुलेशन में कितनी होगी या फिर वो कितनी लंबा जिएगा? इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट? नो, ये तो इन्फेंट्स की बात है. परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? नॉट एट ऑल. लाइफ एक्सपेक्टेंसी और परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन? तो वंस अगेन द ऑप्शंस आर सो easy that it gives the clear answer that C is the answer. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी कोई मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, अलग बात है. लेकिन एट प्रेजेंट कि जो हमारे पास रिसोर्सेज, हमारी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई कितना लंबा जी सकता है. व्हाट डज द परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इंडिकेट? अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन यानी जितनी न्यूट्रिशन उनको मिलनी चाहिए उससे कम जिनको मिलती है. अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन की जो परसेंटेज है वो क्या बताती है? एक्सेस टू एजुकेशन इन द एरिया, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिलीज इन द एरिया. तो इसका आंसर है व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एरिया. तो 16th आंसर इज़ बी. ऑप्शन बी इज़ द आंसर. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को. व्हाट डू लाइफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस इंडिकेटर्स मेजर? ठीक है, सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस की बात करते हैं तो वो क्या बताता है? लाइफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेट्स व्हाट, आई मीन क्या मेजर करती है ये चीज़? इकोनॉमिक ग्रोथ, साइकोलॉजिकल यूटिलिटीज़ और ग्रेटिफिकेशन, लिटरेसी रेट्स और हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. तो भाई जब खुशी की बात आती है, हम कहते हैं ना कि खुशी जो है ना, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, इट कम्स फ्रॉम विद इन. सो इट इज़ समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, सो दैट इज़ वाई इट इज़ साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन. कि आप साइकोलॉजिकली कितना सेटिस्फाइड, कितना खुश, कितना लाइट फील करते हो, दिस इज़ व्हाट इट इंडिकेट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18. व्हाट इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट? CPR जिसको हमने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में पढ़ा था, अभी रिवाइज भी किया. व्हाट डज इट से? प्रोपोर्शन ऑफ करंटली मैरिड वुमेन यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमन, proportion of urban population in a region, rate of population growth. It is no, no, no
ऑप्शन ए, है ना, कि करंटली मैरिड विमेन कितनी हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रही हैं. इट कुड बी पिल्स, इट कुड बी एनीथिंग एल्स. क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्सेप्ट ऑफ सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच. अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच. अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट, फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दी है. उन्होंने ये कहा है कि लोगों को सिर्फ उनको अलग अलग स्कीम्स के थ्रू या फिर उनको अलग अलग तरह की पेंशन्स वगैरह दे के ही हमें नहीं हेल्प करना चाहिए, बट इट हैज़ टू बी अ कैपेबिलिटी अप्रोच, दैट वी हैव टू मेक आवर पॉपुलेशन केपेबल ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड. उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए. तो अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच क्या कहती है? एनहांसिंग पीपल्स अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव देयर ओन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. This is what I said. Economic growth as the primary goal of development. Resource distribution to achieve equality or government control over the economy. तो मैंने जैसा कि बताया, he talks that लोगों की opportunities को enhance करना चाहिए so that वो अपने goals और objectives को खुद achieve कर सकें. तो this is अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच. वंस अगेन, जिनको और डेप्थ में पढ़ना है वो उसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से एक कीवर्ड मिल गया, मैंने जैसे स्ट्रेस कर दिया, इस पर एम्फसाइज भी किया. तो ये अब आपका ड्यूटी क्या है कि फटाफट इसको गूगल करो और एक बार इसको रीड कर लो, सो दैट आपको अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपसे छूटे ना. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रिविजन. इंक्लूसिव ग्रोथ एम्फसाइजेज ग्रोथ दैट बेनिफिट्स all sectors of the economy equally, only the wealthy class, the government and public institutions, all segments of population, particularly the marginalized and vulnerable. तो हम जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, मैंने वंस अगेन कहा, पहले ये था कि सोशल इंक्लूजन, ये इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव जो टर्म्स हैं ना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. फॉर दोज हु हैव गुड होल्ड ओवर द लैंग्वेज, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इंक्लूसिव का मतलब है कि हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, नो मैटर कौन किस बैकग्राउंड से है, कौन कैसा है. तो इसीलिए इसका आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इंक्लूसिव ग्रोथ एम्फसाइज करती है कि सब वर्गों को, पॉपुलेशन के हर पार्ट को, पर्टिकुलरली स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल लोग हैं, फॉर एग्जांपल SC, ST, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर्स, इस तरह के लोग, इस तरह की सेक्शंस जो कि वल्नरेबल होती हैं. वल्नरेबल यानी जिनके साथ जिनके साथ यू कैन से डिस्क्रिमिनेट करना इजी होता है, या फिर जो हमेशा से डिस्क्रिमिनेट होते रहे हैं, उनको साथ लेकर ग्रोथ करना इंक्लूसिव ग्रोथ होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये जो हमने चंद क्वेश्चंस और रिवीजन इस टॉपिक की है, दिस हैज़ हेल्प्ड यू टू रीब्रश जो आपने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले पढ़ा था, और कहीं ना कहीं धूल जम जाती है हमारी मेमोरी पर. मैन हैज़ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज़ वाई वी नीड टू रिवाइज एंड री रिवाइज आवर थिंग्स. अदरवाइज नो मैटर आप कितना पढ़ लो, ये नहीं सोचना कि अगर मैंने रिवाइज़ नहीं किया, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगी. ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. तो मेहनत कीजिए जैसे 10th 12th क्लास के बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं. अगर आप वैसे मेहनत करेंगे, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. ओके, विद दिस आई एंड टुडेज टॉपिक, और हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, अपनी रिविज़न वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.